प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी वर्ग में आप लोगों का स्वागत है। जनार्दन चौधरी, अध्यक्ष हिंदी विभाग KSR कॉलेज के तरफ से आप लोगों के लिए मंगल कामना है। आज हम लोग हिंदी वर्ग के अंतर्गत, राष्ट्रभाषा हिंदी वर्ग के अंतर्गत दिगंत भाग 2 में जो कविता खंड है उसका प्रथम पाठ जायसी रचित करवक है, उसी पर विचार विमर्श करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, पहला जो कविता खंड है उसका नाम है करवक, जिसके कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी। करवक पर विचार करने से पहले हम थोड़ा सा कवि के विषय में जान लें। नाम से ही स्पष्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी धर्मावलंबी थे। करवक पाठ के कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी, जिनको प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं, प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनके जन्म के विषय में सही पता तो नहीं चल पाता है, लेकिन विभिन्न अनुसंधानों के आधार पर जो बात सामने आई है उसके अनुमान से 1492 ईस्वी इनका जन्म और निधन 1548 ईस्वी माना जाता है। इनका निवास स्थान जायस प्रदेश। अपने निवास स्थान के नाम पर ही इन्होंने अपना नाम जायसी भी रखा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका निवास स्थान जायस। यह जायस प्रदेश कब्र अमेठी में है, जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इनके गुरु का नाम सूफी संत मोहिद्दी एवं सैयद अशरफ जहांगीर, इनके 2 गुरु हुए, एक सूफी संत मोहिद्दी और एक सैयद अशरफ जहांगीर। रूप से वास्तव में ये तो बड़े कुरूप थे। रंग काला, भद्दा, चेहरे पर चेचक का दाग, वह भी एक आंख से काने थे। मतलब हर दृष्टि से ये बड़े कुरूप थे, लेकिन गुण के आधार पर अद्भुत, अलौकिक यहाँ पर आपको दे दिया गया है। रूप से कुरूप परंतु गुण से महान थे। इनकी महत्वपूर्ण कृतियों पर हम विचार करते हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक आध और भी रचनाएं हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है, जिसमें पद्मावत सर्वोत्कृष्ट रचना है। ये वास्तव में भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल की जो 4 शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, प्रेमाश्रय शाखा और ज्ञानाश्रय शाखा, इसमें ये प्रेमाश्रय शाखा अर्थात निर्गुण भक्ति के अंतर्गत प्रेमाश्रय शाखा के कवि माने जाते हैं। और इनकी भाषा अवधी थी, अर्थात पद्मावत की भाषा अवधी है। पद्मावत की भाषा के विषय में आपको यदि पूछा जाता है तो उसमें भी आप कहेंगे अवधी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने संपूर्ण रचनाओं को अवधी भाषा में ही लिखा, इसीलिए मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा भी अवधी मानी जाएगी। अब यहाँ पर ये देख लेना है कि आप लोगों को 2 करवक पढ़ना है। यहाँ पर एक चीज़ जान लेना है कि ये करवक क्या होता है। करवक एक प्रकार का छंद है जो सूफी काव्य में प्रयोग किया जाता है। करवक एक प्रकार का छंद, जैसे और अपने हिंदी साहित्य में दोहा, चौपाई इत्यादि छंद का नाम है, इसी तरह सूफी काव्य में करवक एक प्रकार का छंद है। तो जो कि मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि माने जाते हैं, इसीलिए उन्होंने करवक छंद का प्रयोग किया है। 2 करवकों को पढ़ना है। एक पद्मावत के आरंभिक भाग का है और एक पद्मावत के अंतिम भाग का है।
यहाँ पर बहुत संक्षेप में पद्मावती की कहानी को थोड़ा सा जान लेना है। पद्मावत में एक राजा रानी की कहानी है। राजा रत्नसेन जो चित्तौड़गढ़ का है और रानी पद्मावती जो सिंघल की राजकुमारी है। रत्नसेन अपने हीरामन तोता के माध्यम से पद्मावती के विषय में सुनता है। उसे पाने के लिए वह अपने सैनिकों के साथ सिंघल द्वीप चला जाता है। वहाँ पर पद्मावती को प्राप्त करता है और फिर वापस आता है और वापस आने के क्रम में अलाउद्दीन नाम का दिल्ली का एक शासक आक्रमण कर देता है, राजा को बंदी बना लेता है और फिर गोरा और बादल नाम का दो सैनिक कप्तान थे जिन्होंने रत्नसेन को उसके चंगुल से तो छुड़ा लेता है, लेकिन बीच में ही एक युद्ध होता है जिसमें रत्नसेन मारे जाते हैं और फिर पद्मावती और पहली रानी, रत्नसेन की पहली रानी नागमती, दोनों चिता में सती हो जाती है। यही मोटे तौर पर कहानी है, लेकिन यह कहानी कहना कवि का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर रत्नसेन आत्मा का प्रतीक है, पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है, अलाउद्दीन शैतान का प्रतीक है। आप दूसरे करबक को जब पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसे जानना। इसीलिए हमने करबक पर बात करने से पहले थोड़ा सा पद्मावती के विषय में बता दिया। पद्मावत काव्य का बहुत संक्षेप में सारांश आपको बता दिया गया है। तो अब हम पहले करबक पर बात करते हैं। पहले करबक में कवि ने मोटे तौर पर गुण के आधार पर व्यक्ति को महान सिद्ध करने का प्रयास किया है। यह बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति रूप से नहीं गुण से महान होता है। रूप से काला कोलूटा काना चेचक दाग वाला व्यक्ति भी गुण के कारण अमर हो सकता है। अतः हर व्यक्ति को गुणवान बनने का प्रयास करना चाहिए। संसार को विधाता ने बनाया है, लेकिन विधाता ने हर सुंदर चीज, हर बड़ी चीज में कोई न कोई खामी छोड़ दिया है, कलंक दे दिया है। जैसे संसार में चांद बड़ा सुंदर माना जाता है, वह प्रकाशित होता है तो चांदनी छिटक जाती है, लेकिन उस चांद में भी कलंक दे दिया है। समुद्र बहुत बड़ा है, अगम अपार है, लेकिन वह भी खारा होता है, उसका पानी खारा नमकीन बना दिया। जब तक आम में मंजरी नहीं होती है तब तक उस आम में कोई सुगंध नहीं। इस तरह व्यक्ति गुण के कारण महान होता है, अतः गुणवान बनने का प्रयास करना चाहिए। तो आप यहाँ पर करबक का सारांश देख लीजिए। प्रस्तुत करबक पद्मावत नामक महाकाव्य के स्तुति खंड से पहले करबक की बात है, जिसमें प्रेम मार्गिक कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने काफी शिष्टता और कलात्मकता के साथ अपने स्वाभिमान का वर्णन किया है। प्रकृति के विधान के आधार पर उन्होंने अपनी रूपहीनता में भी श्रेष्ठता दिखाने का प्रयास किया है। यह आत्मगौरव है, कवि का एक बहुत बड़ा आत्मगौरव बोलता है। उस आत्मगौरव के आधार पर ही तो वह श्रेष्ठ रचना कर पाता है। हर महान पुरुष आत्मगौरव से लबरेज होते हैं। संसार में विधाता ने हर चीज में गुण के साथ दोष भी दिया है, हम उसमें दोष के बदले गुण देखते हैं। एकाक्षी कवि, एकाक्षी मतलब एक आंख वाला कवि, रूप से कुरूप होने के बाद भी गुण से स्वयं को महान सिद्ध करने का प्रयास किया है। वह तो दर्पण की तरह निश्चल निर्मल है। जिस दर्पण में सारे रूप वाले अपना रूप देखते हैं, उसी तरह जायसी के व्यक्तित्व में भी, जायसी की रचना में भी सब लोग अपना रूप देखते हैं। वह तो दर्पण की तरह निश्चल निर्मल है, उसे देखे बिना किसी को चैन नहीं मिलता, तो उसके गुण को देखकर मुग्ध हो जाता है। इस प्रकार प्रथम करबक में कवि ने गुणवान बनने का उपदेश दिया है।
गुणवान शरीर से कुरूप होने पर भी समाज में पूज्य हो जाता है। और द्वितीय करवक में कवि ने लगभग इसी गुण के महत्व को, कीर्ति के महत्व को दूसरे रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह बताया है कि यह संसार नाशवान है, गुण के कारण, कीर्ति के कारण इस नाशवान संसार में व्यक्ति अमर हो जाता है, कीर्तिवान व्यक्ति धन्य होता है। इसी को यहाँ पर दिखाया। यह उपसंहार खंड से, पद्मावत में उपसंहार खंड है, उसी से यह उद्धृत है। इसका उद्देश्य बताया है कि पद्मावत की रचना कैसे की गई। उसने जो पीर फकीरों से प्रेम कथा सुनी, उस प्रेम कथा के खंड को उसने अपने रक्त की लय से जोड़ा, अश्रु से धोकर पवित्र किया और तब फिर निर्माण किया, यह सोचकर कि यह संसार तो नाशवान है, नष्ट होने वाला, इस संसार में अमर कीर्ति ही रह पाएगी, इस संसार में कीर्ति ही अमर होती है। अतः कीर्तिवान पुरुष का जीवन धन्य हो जाता है। यश को न कोई खरीद सकता है और न यश बिक सकता है। इसीलिए हमेशा व्यक्ति को कीर्तिवान, यशवान बनना चाहिए। इसीलिए कवि ने पीर फकीर से जो प्रेम कहानी सुनी, उसे रक्त की लय से जोड़कर, अश्रु से धोकर लोगों के सामने रखा। लोग जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक कवि भी अमर रहेगा और उसकी रचना भी अमर हो जाएगी। अब यहाँ पर व्याख्या देखें। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जय कवि सुनी, चांद जैस जगविधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा, जग सूझा एक नैनाहा, वासुक अस नक्तन माहा, जो लय अम्बई डाब न होई तो लय, सुगंध बसाई न सोई, किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयं असूज अपारा, जो सुमेर त्रिशूल विनाशा, भा कंचनगिरी लाग आकाशा, जो लय घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा, एक नैन जस दर्पण ओते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गहि मुख जो वही कह चाव। अब यहाँ पर देखिए कवि ने स्वयं को, आप इसको इस ढंग से लिखेंगे, प्रस्तुत करवक दिगंत भाग 2 में संकलित है। इसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने आप को एक नैन वाला बताया है। एक नैन वाला कवि भी इतना आकर्षक है कि उसको जो देखता है, जो उसकी कविता को सुनता है, वह मुग्ध होता है। इस संसार में विधाता ने हर चीज में कलंक दे दिया है। चांद जैसे विधि अवतारा, चांद जैसे महान सुंदर चमकदार चीज को भगवान ने बनाया तो, लेकिन कलंक दे दिया, चांद में कलंक। संसार एक आंख से देखिए, शुक्र तारा आकाश में, उवासुक असनक्तन माहा, शुक्र तारा आकाश में बड़ा चमकता नजर आता है, लेकिन वह शुक्र तारा को भी एक आंख वाला ही माना जाता है, कान्हा माना जाता है। वह शुक्र तारा लेकिन नक्षत्रों के बीच चमकता रहता है। तो इस तरह जो शुक्र तारा नक्षत्रों के बीच चमकता है, वह भी एक आंख वाला है। जो लही अम्बई डाब न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। जब तक अम्ब में डाब नहीं होता है, अर्थात मंजरी नहीं होती है, तब तक उसमें सुगंध नहीं होती है। अतः व्यक्ति को सुगंधित बनने का प्रयास किया। किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असूज अपारा। जिस समुद्र को भगवान ने, विधाता ने असूज अपार बना दिया, अगम अपार बना दिया, उसका पानी खारा कर दिया। जो सुमेरु पर्वत, जो सुमेर त्रिशूल विनाशा, भा कंचनगिरी लाग आकाशा, जो सुमेरु पर्वत तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने वाला है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के दुख को दूर करने, वह सुमेरु पर्वत आकाश में बसता है। तो इस तरह विधाता ने गुण के साथ साथ अवगुण भी दे दिया, दोष भी दे दिया। हमें उसके दोष को नहीं, गुण को देखना है। जो लहि घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। जब तक कच्चा सोना कलंक की घड़ी में नहीं पड़ता है, कोयले के आंच में नहीं तपता है,
तब तक वह कंचन नहीं बन पाता है। इस तरह एक नैन जस दर्पण ओते ही निर्मल भाव। एक नैन तो दर्पण की तरह होता है, बिल्कुल आईने की तरह होता है, जिस आईने में हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को देखता है, देखकर खुश होता है। इसी तरह यह एक आंख वाला व्यक्ति एक निष्ठ होता है। सारे रूपवंत व्यक्ति उसके रूप, अपना रूप देखकर उसमें खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं। अतः एक नैन वाले व्यक्ति को लजाना नहीं चाहिए, किसी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अधिक से अधिक गुणवान बनकर देश समाज की सेवा करना चाहिए। वह पूज्य निश्चित रूप से बनेगा। अब दूसरे पद विचार करते हैं। मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीरगा पावा। जोरी लाई लकत के लेई, गाढ़ी प्रीत नैन जल भेई। ओ मन जान कवित अस्कीना, मक यह रहे जगत बह चिन्हा। कहाँ सुरतन सेन अस राजा, कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कह राघो जय किन्न बखानु। कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। धनिसो पुरुष जस कीरत जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। आगे भी है, लेकिन तब तक हम इस पर विचार कर लेते हैं। इस करवक में कवि ने, जैसे पहले बताया गया कि प्रस्तुत करवक मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत नामक महाकाव्य के उपसंहार अंश से उद्धृत है। इस तरह आप जैसे ऊपर लिखा गया है उसी तरह से इसको भी सिस्टमैटिक ढंग से लिखने का अभ्यास करेंगे जो नीचे अर्थ में दिया गया है। सामान्य तौर पर इसका अर्थ आप ये समझ लें कि यह मोहम्मद कवि प्रेम की पीर को जो सुना, पीर फकीरों से प्रेम कथा को जो सुना, इस कथा खंड को उसने जोड़ा है किससे? रक्त की लय से, अर्थात अपने संपूर्ण हृदय के राग से उसे जोड़ने का प्रयास किया है। हृदय की शक्ति से, उसे आत्मानुभूति से उसे जोड़ने का प्रयास किया है। जोड़कर एक नया रूप दिया और उसे अश्रु जल से धोकर पवित्र किया प्रेम कथा को। इसलिए उसे जोड़ा, उसे धोया, लोगों के सामने परोसा कि यह संसार में पहचान के रूप में बचा रह जाएगा। ये संसार तो नाशवान है, शरीर नाशवान है, यह शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन इस नाशवान संसार में मेरी रचना अमर बनकर रह जाएगी। आज पद्मावत के महत्वपूर्ण पात्र का शरीर नहीं बचा है। यहाँ पर आप देखेंगे रत्नसेन, हीरामन तोता, अलाउद्दीन सुल्तान, राघव चेतन, पद्मावती, ये सब पद्मावत के पात्र और पात्रा हैं। ये सब आज सशरीर जीवित नहीं हैं, लेकिन उनका नाम अमर है, आगे भी ऐसा ही रह जाएगा। यह रचना के कारण ही, कीर्ति के कारण ही संभव हो पाएगा। कहाँ सो रतन सेन अस राजा, रतसेन जैसा राजा आज कहाँ है? शरीर से नहीं है, लेकिन रचना में वह अमर है। कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा, कहाँ सुआ का तोता, बुद्धिवान मंत्री के तरह का हीरामन तोता आज नहीं है, लेकिन उसका नाम अमर है। अलाउद्दीन सुल्तान आज नहीं है, राघव चेतन आज नहीं है, लेकिन उसका नाम अमर है। अत्यंत रूपवान रूपवती पद्मावती रानी का भी शरीर आज नहीं है, लेकिन उसका रूप, उसका गुण, उसका नाम अमर है। इस संसार में आज तक न कोई रहा है और न रहेगा, लेकिन उस कीर्ति अमर रहती है। इस संसार में वही पुरुष धन्यवान है जिसकी कीर्ति अमर है। फूल भले ही मुरझा जाता है, लेकिन गंध नहीं समाप्त होती है। इस संसार में इस कीर्ति को न कोई खरीद सकता है और न बेच सकता है। कि न जगत अस बेचा, कोई नहीं इस कीर्ति को बेच पाया है। केव न लिन्न जसमोल, इसे कोई खरीद भी नहीं पाता। यह कहानी
जब तक रहेगी तब तक लोग पढ़ते रहेंगे और फिर कवि को उसका स्नेह मिलता रहेगा, अर्थात रचना रहेगी। लोग जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक कवि का श्रम सार्थक बना रहेगा। इस तरह हमने देखा कि कवि ने अपने दोनों करवक के माध्यम से प्रेम के मूल्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, अपनी कीर्ति स्पष्ट करने का प्रयास किया है, यश को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस संसार में व्यक्ति यश के कारण, कीर्ति के कारण महान बनता है। इस तरह आपने देख लिया कि हर व्यक्ति को कवि ने अपनी कहानी के माध्यम से कीर्तिवान बनने का उपदेश दिया है। धन्यवाद। यह पाठ इतना समाप्त होता है।